हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 10th का अध्याय 3 जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पीछे की क्लास यानी कि 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। अब हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी कभी युग्म। तो वैसे सबसे पहले समीकरण से तो आप सब लोग जानते होंगे समीकरण क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 बराबर 0 या 2y या 3y प्लस 9 बराबर 0। ये सभी क्या हमारी समीकरण हैं। अब इनमें सभी क्या था, एक एक ही चर हमारे, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर, इसमें चर x है, इसमें y। चर क्या होते हैं हमारे x y z a b c, जो भी हमारे जो अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स वो सभी हमारे चर में आते हैं, सबको पता है। मैं इतना डीपली इसलिए बता रही हूँ कि आप 10th क्लास बोर्ड की क्लास हो। बोर्ड की क्लास होने का मतलब आप हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के जो चैप्टर है ना, इनमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें से प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वो विधि है, आपको उनसे एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। इसलिए ध्यान से समझना और अपने मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। तो जैसे ये सभी के सभी क्या हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमें पता है कि रैखिक, जब अपन ने 9th क्लास में करा था एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें ग्राफ में जब उसको दर्शाया था तो हमें पता है कि हमें एक ग्राफ में क्या मिली थी, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन वही अगर अपन इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर अपन ग्राफ में दिखाएंगे तो हमें किस प्रकार से दिखेगा, वही अपन सीखने वाले हैं। तो ग्राफ में सीखना पहले, बाद में पहले अपन इस चैप्टर का अर्थ समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपकी क्या है। तो समीकरण का पता है कि समीकरण क्या होती है, जैसे अपन को ऐसे एक प्रकार से दे दिया है, इसको आप सरल भी कर सकते हो। इसका आसानी से मान लो मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ही होगी, यहाँ पे मान लो 8 होता है, हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा। 2x को इधर रख लेंगे, 8 सीधा बराबर की उधर जाएगा, तो इसका मतलब 8 अगर प्लस का तो 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। 8 इसका हो गया बराबर में आएगा माइनस का 8। अब अपन x को तो इधर रख लेंगे, 2 से गुणा में तो चला जाएगा 8 के भाग में, तो हमारे पास में x का मान क्या जाएगा, माइनस का 4। इस प्रकार से फिर चर का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इसमें है तो 3y माइनस हो तो इधर जाके माइनस का जाएगा प्लस का, माइनस का हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2/3 यानी कि माइनस का 3। इस प्रकार एक चर वाले समीकरण में क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में मान निकाल सकते हैं। लेकिन वही आते हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण में, क्योंकि वो भी समीकरण भी नहीं है, समीकरणों का युग्म है। अब युग्म की जरूरत क्यों पड़ी वो भी अपन समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारे चैप्टर का अर्थ तो पता होना चाहिए ना। चर का तो सबको पता है मेरे ख्याल से। चर क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। यानी कि जैसे हमें चर दिया x y z, तो इनका मान पहले से पता है क्या, जब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, जब भी हमारे पास में आंसर में आता है लास्ट में कि उस चर का वैल्यू क्या आया है। इसलिए इसका चर का मान फिक्स नहीं है, बदलता रहता है, कुछ ना कुछ मान अलग आ सकता है। इसलिए चर क्या है, वेरिएबल भी बोला जाता है चर को। दो का मतलब दो चर, जैसे x और y दो चर साथ में आ गए। पहले जब अभी तक अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में या अभी पीछे के चैप्टर में, तो हमने पढ़े थे एक चर वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब दो चर का मतलब दो चर साथ में आएंगे, जैसे x और y दो चर साथ में आ गए, तो दो चर का समझ में आ गया। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कोई भी नया वर्ड नहीं है, क्योंकि अपन ने जब इसका दूसरा चैप्टर करा था क्लास 10th का, इसमें अपन ने रैखिक समीकरण को समझा है। भाई पदों के आधार पे, चरों के आधार पे अलग अलग होते हैं बहुपद। तो जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा चर होता है ना उसकी अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। इसलिए उसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। यानी कि जिस बहुपद में चर की घात क्या होगी, एक ही होगी ना, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें सब में क्या होना चाहिए, एक। हम किसको पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोनों चरों की घात, अधिकतम घात क्या होगी, एक ही होगी। एक ही होने का मतलब वहां पे अगर घात नहीं है तो भी वो एक घात माना जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। अब आ जाते हैं युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि समीकरण अपन को एक नहीं दी जाएगी, दो दो समीकरण साथ में दी जाएगी। जैसे मैंने आपको लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब आप इस अकेले का आंसर निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आप 2x से इधर रखोगे, 5 को लेके जाओगे, या फिर इसमें इसको नहीं जोड़ सकते, इसमें इसको नहीं जोड़ सकते, किसको लेके जाओगे,
5 को लेके जाओगे तो माइनस कर देगा, फिर 3y को लेके जाओगे तो 5 से 3y, मतलब इसको सोल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर दो चर दे दिए तो एक सिंपल सी बात यही कि एक अकेले समीकरण को सोल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें क्या दिया जाएगा, दो चर वाले जो है ना रैखिक समीकरण, उनका योग यानी जोड़े में दोनों समीकरण दी जाएगी। उनको अपन को अलग अलग तरीके से विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यानी अलग अलग जो हमारे विधि है ना, उनके हिसाब से हमें आंसर निकाल लेना है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। अब अपन दो ऐसे समीकरण लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। जैसे मान लो ले लिया अपन 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, एक तो यही हो गया। एक हो गया हमारा 5x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या है, दो दो चर है, एक ये युग्म है एक ये युग्म है, दोनों सॉरी ये युग्म नहीं, ये दोनों क्या है, युग्म है, एक ये समीकरण है एक ये समीकरण है, दोनों ही एक चर वाली है और दोनों साथ में, इसका मतलब इनका युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। अब इसमें क्या होता है, उसमें तो एक ही समीकरण थी, तो अपन क्या करते हैं भाई, जो भी है वो एक ही चीजें है, लेकिन इसमें दो दो है, इसमें भी है ए, जैसे अपन लिखते हैं ना रैखिक समीकरण ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो दो चीजें आ जाएंगी, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो अपन लिखते हैं। जैसे हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं ना, उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, ax सॉरी a1 x बटे में क्या होता है a2 x, फिर प्लस b1 y, फिर प्लस b2 y प्लस c1, यहाँ पे होता है प्लस c2 बराबर में d बराबर में a1 a2 b1 b2 c1 c। अब ये होता है इन एक दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होते हैं ना, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हमें दो दो समीकरण दी है, तो जो हमारा x के गुणा में होगा ना, ऊपर एक समीकरण का वो a1 होगा, नीचे जो सेकंड समीकरण है उसमें x के गुणा में होगा वो क्या होगा, a2 हो जाएगा। जैसे y के गुणा में हो b1 b2 हो जाएगा, तो लास्ट में h पर देखो c1 c2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये समीकरण थे हमारे, तो इसमें a1 a2 क्या हो जाएगा, a1 a2 की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 इसका 5, यानी a1 a2 क्या है 2/5। b1 b2 क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा 3/7। ठीक है, c1 c2 हो जाएगा 5 बटा माइनस का। ठीक है, इसमें c1 को पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या था, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता होना चाहिए कि हमारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। अगर यहाँ तक सब क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि जब भी अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो ग्राफ में दर्शाते हैं, तो हमें जो हल मिलते हैं उनको अपन जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो कई बार तो क्या होगा, जो उनका हल होगा ना वो रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं आएगी, कई बार वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई आएगी, कई बार वो रेखाएं समपाती भी आएगी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है और समपाती रेखाएं कौन सी होती है, उनका अर्थ समझेंगे, उसके बाद में अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप लोग अनजान नहीं हो, क्योंकि हम छोटी क्लास से सीख जाते हैं कि प्रतिच्छेदी समांतर और समपाती रेखाएं। अब समपाती नाम थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाओं से कोई भी अनजान नहीं है, और 9th क्लास में भी अपन पीछे की क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम से पता, प्रतिच्छेद का मतलब आपस में एक दूसरे को छेद करना, काटना, यानी कि जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे ये एक दूसरे को काट रही है या फिर ये काट रही है, तो ये दोनों क्या है, ये सब के सब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जो रेखा एक दूसरे को काटती है वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दूसरा है समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी कि जिनके बीच में अंतर समान रहता है, जो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, ये एक दूसरे से कहीं भी मिलती नहीं है, वो क्या होती है, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेद और समांतर में यही अंतर है, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या, एक दूसरे को काटती है, समांतर का मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी काटती नहीं है, एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलती है, वो होती है हमारी समांतर रेखाएं। ये एग्जाम्पल अपन ने ले लिया है। फिर आती है बात संपाती रेखाओं की। संपाती का मतलब क्या होता है, चाहे किसी वस्तु के लिए ले लो या किसी रेखाओं के लिए ले लो, एक दूसरे को जो ढक लेती है ना वही होती है संपाती रेखाएं, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है। अगर वस्तु की बात करते हैं,
एक वस्तु को दूसरी वस्तु को ढक लेती है तो संपाती परस्पर क्या होती है, संपाती होती है। अगर रेखा है संपाती, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है। जैसे मान लो हमारी ये एक रेखा है, तो दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर आ जाएगी, इसके एकदम ऊपर ही। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, जैसे पहले वाली यहाँ तक ना, दूसरी भी इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती है, परस्पर संपाती रेखाएं कहलाती है। और इन रेखाओं की जगह पर हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं, उनका हल जब पर निकाल के उनको ग्राफ में दर्शाते हैं, जब इनका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे आंसर इन्हीं पर डिपेंड करेंगे। अब अपन समझते हैं कि अगर रेखाएं हमारी ग्राफ में अगर निरूपण करेंगे, रेखाएं अगर हमारी संपाती होती है, प्रतिच्छेदी होती है या समांतर होती है, उनके हल किस प्रकार से अपन को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं कि अनुपातों की मदद से, यानी कि हमें दो चर वाले जब रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए, तो हम उनको देख के कैसे पता लगाएंगे कि उनको जब ग्राफ में निरूपित करेंगे तो इनका एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी समीकरण हमें दी है उसमें हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें कंपैरिजन करना a1 a2 b1 b2, यानी कि हमने क्या समझना है कि अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है, अलग अलग कंडीशनें होती है। देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे, जैसे हमें दो समीकरणें दे दी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है ना, उसकी दो समीकरणें दे दी है। एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपको, ये वाला पहला वाला 3x प्लस 2y प्लस 4, फिर है 5x प्लस 6y माइनस 3। ये एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है। आपको ये समीकरण दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको बताना है, वे अनुपातों की मदद से बताना है कि इसके कितने हल होंगे। और अगर ग्राफ में निरूपित करोगे तो जो रेखा यानी प्रतिच्छेद करने आएगी या समांतर आएगी या फिर कोई भी संपाती होगी। ठीक है ना। अब हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, तो हमें पता है ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2, यानी जो आपसे गुणा में है वो a1 है और सेकंड वाले समीकरण में a2 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में y के गुणा में वो b2 सॉरी b1 और नीचे वाले जो समीकरण है उसका b2, ऐसे पता वो c1 c2। ठीक है ना, और चिन्ह के साथ में रखना है। अब हमें क्या करना है, a1 a2 और b1 b2 की पहले तुलना करनी है। सबसे पहला वाला हमारा क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अगर a1 a2 और b1 b2 की अपन तुलना करते हैं, दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर लगा के काट दिए इसका मतलब बराबर नहीं है। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो हमेशा याद रखना कि उनकी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। उनका अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी करते हुए आ रही, यानी प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ में, उनका क्या होगा, केवल अगर आप उनको ग्राफ में दर्शाओगे ना, तो जहां पर वो प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को मिलती है, केवल वो एक ही उसका हल होता है, वो कोई भी उसका हल नहीं होता। ग्राफ में निरूपण करते हैं ना, तो जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं ना एक दूसरे को, बस वो वाला पॉइंट ही उसका हल होगा। जैसे प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यही उसका एक हल होता है। अब अपन इनको a1 a2 b1 b2 में करके देखते हैं अनुपात। a1 a2 का मतलब क्या, 3 बटा 5 नॉट इक्वल b1 b2 2 बटा 6, अपने आप को नॉट इक्वल आएगा क्योंकि 3 बटा 5 है, ये क्या है 1 बटा 3, तो ये 3 बटा 5 1 बटा 3 जैसे बराबर नहीं है। सब मतलब अपन ने a1 a2 और b1 b2 को तुलना करें तो हमारे पास में क्या आया, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। अगर a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 होता है तो क्या होता है, वो रेखाएं परस्पर क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका क्या होगा, केवल और केवल एक ही हल होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, बात आती है सेकेंड की। अब अपन लेते हैं एक और एग्जांपल। अगर मान लो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही बराबर हो जाए, जो भी हमें समीकरण दिए ना दो, उनमें अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही अगर बराबर हो जाए तो क्या होता है। तो देखो अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तीनों ही बराबर है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। समपाती यानी वो ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। अगर रेखाएं समपाती है तो उसके अनेक हल होंगे। अनेक हल कैसे होंगे, जहां जहां पर वो मिलती है, ये समपाती है तो जैसे एक रेखा ये थी, इसी के ऊपर क्या आएगी, दूसरी रेखा आ जाएगी, इसी के ऊपर एक और एक आ जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे मिलती है, जहां जहां पे मिलेगी ना वही उसके
हल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, इसके अनेक हल हो जाएंगे, या अपरिमित रूप से या असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो अनेक ही होंगे। तो इसके किसा अगर एक है संपाती है, उसके अनेक हल होंगे, इसको अपन आगे समझेंगे। ठीक है, अब बात आती है, अगर a1 a2 और b1 b2 दोनों बराबर है, लेकिन उन दोनों के बराबर c1 c2 नहीं है, यानी a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 c2 दोनों के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में रेखाएं आती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी मिलेगी नहीं। अगर कहीं पे मिलेगी नहीं तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं का हमें पता है वो क्या होती है, कहीं पे भी मिलती नहीं, और अगर कहीं पे भी नहीं मिलेगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखिए, अगर मान लो प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही है, तो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही है तो उनका जो समीकरण का अगर एक या आपको अनेक हल कोई भी मिल गया है, तो हमेशा याद रखना उन समीकरणों का जो युग्म है ना, वो क्या कहलाता है, संगत समीकरण युग्म कहलाता है। मान लो अगर एक हल मिल गया है तो भी समीकरण का युग्म क्या होगा, उन समीकरणों का युग्म क्या कहलाता है, संगत। अगर एक या एक से ज्यादा हल मिल गए हैं, कोई भी अगर एक हल मिल गया या एक से ज्यादा भी हल मिल गए, तो उन समीकरणों का युग्म क्या होता है, संगत समीकरण युग्म। अगर कोई हल नहीं मिला है तो उन समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, भाई असंगत हो जाएगा। अगर उनका हल ही नहीं मिला है हमें, तो उन समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, असंगत। हमें याद रखना, हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं ऐसे नहीं बोले जा रही हूँ, हर चीज काम आने वाली है, हर चीज आपको सीखनी है। हर एक चीज आप जब क्वेश्चन करोगे ना, और अभी मैं आपको बताऊंगी आगे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो जो अभी अपन समझ रहे हैं ना, इसी में डिपेंड है। जैसे अपन ने पहला तो क्लियर कर लिया, अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो क्या होता है, देखना है प्रतिच्छेदी होती है और उनका केवल एक ही हल होता है। अब अपन सेकंड वाला एग्जांपल लेके समझते हैं। जब देखा है संपाती होती है, तो हमें पता है संपाती कब होती है, जब a1 a2, ये जो a1 a2 b1 b2 ये क्या परस्पर अनुपात है, बट्टे में ये अंश होता है। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, यानी कि जो हमें समीकरण दिए ना, उनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर है, तो उस कंडीशन में देखो हमारे क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समपाती होते हैं, उनके अनेक हल होते हैं। अब इसमें सेकंड वाला में देखो a1 a2 क्या है, 3/6, b1 b2 क्या है, 9/18, c1 c2 क्या है, -8/-16। अब इनको सॉल्व कर लो आप। 3/6 का मतलब क्या होगा, 1/2, 9/16 का मतलब है 1/2, और इससे माइनस से माइनस का हो गया 8/16 का मतलब है 1/2 क्या है, बराबर है। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं हमारी होती है समपाती रेखा। अगर समपाती रेखाएं हैं तो क्या होंगे, उनके अनेक हल होंगे। अनेक हल अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, उनका समीकरणों का युग्म में क्या होगा, संगत। अगर ऐसे नहीं पता चलता है, तो अगर एक हल मिल गया या अनेक हल मिल गया है तो क्या होगा, या प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती रेखा दोनों में से कोई से भी आ रही है, तो भी उनका समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत। और अगर समांतर रेखाएं आ रही है तो उसका कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं है तो उसका क्या होगा, युग्म भी क्या होगा, समीकरणों का असंगत। दो को अपन ने समझ लिया। अब बात आती है तीसरे नंबर वाली की। तीसरे नंबर वाले की मतलब अगर a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, लेकिन उन दोनों के बराबर c1 c2 नहीं है, इस कंडीशन में क्या करना। देखिए जैसे a1 a2 क्या हमारा, तीसरे अपन ये वाला इक्वेशन यहीं पे समझ लेते हैं, इधर ये ना हमारा समीकरण, दोनों समीकरण इधर ही है, तो इसको अपन यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो a1 a2 b1 b2 हुआ, लेकिन c1 c2 इनके बराबर नहीं है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, इन अनुपातों की हमें तुलना करनी है। a1 a2 लिखो पहले 4/8, b1 b2 क्या 8/16, c1 c2 क्या माइनस का 6/12। अब 4/8 का मतलब 1/2, 8/16 का मतलब है 1/2, और 6/12 का मतलब -1/। अब कई बच्चे क्या करेंगे, हाँ हमें तो मजा आ गया, हमारे तो 1/2 1/2 1/2 बराबर आ गया, इसका मतलब ये तीनों बराबर है, तो ग्राफ में जब दर्शाएंगे तो ये संपाती रेखाएं होगी, उनका अनेक हल होगा। नहीं भैया, आप गलत हो। आप गलत क्यों हो, क्योंकि कभी भी प्लस की संख्या माइनस की संख्या अगर सेम है, तो भी अगर प्लस की एक और एक माइनस की तो कभी भी इक्वल नहीं होगी। माइनस वाली हमेशा छोटी होती है प्लस वाली से। अगर माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो बराबर है, लेकिन माइनस का 1/2 है, इनके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, ये वाली। तो क्या लिख सकते हैं, a1 a2 तो बराबर है, लेकिन b1 सॉरी a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल है c1 c2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी रेखाएं क्या होती है,
समांतर रेखाएं होती है उनका कोई भी हल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं तो समांतर होती है, ग्राफ में जो दर्शाएंगे ना तो उनको जब अपन निकाल के उनके हल निकाल के सोल्व करके उसमें दर्शाएंगे ग्राफ में, तो क्या होगा, जो रेखाएं आएंगी ना वो समांतर आएगी और उनका हल भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे मिलेगी नहीं तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो उन समीकरणों का युग्म भी क्या कहलाता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो आई होप आप सब लोग इसको एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करा है कि किसी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, क्योंकि अगर यहीं पे नहीं समझ में आए तो आगे ग्राफ बनाना उसमें दर्शाना कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। A1 A2 B1 B2 इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये होते क्या है, केवल तीन ही तो कंडीशन है, एक में तो A1 A2 B1 B2 दोनों ही बराबर नहीं होते, एक में तीनों ही बराबर होते, एक में A1 A2 B1 B2 तो बराबर होते लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होता है। अगर A1 A2 B1 B2 ही नहीं बराबर है, जब तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी उनका एक ही हल होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब हमें पता है केवल एक ही बिंदु पे मिलती है वो, तो एक ही हल होगा। अगर एक हल अगर मिल गया तो उन समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, संगत। अगर मान लो A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल है, यानी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है इसका मतलब क्या होगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती इसका मतलब अनेक हल होंगे। समपाती कब होती है, जब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आएगी तो वो एक दूसरे से उन पॉइंट्स में मिलेगी तो सही ना, जहां जहां पे वो मिल रही है वो उनके हल हो जाएंगे। तो एक से ज्यादा हल है तो अनेक हल हो जाएंगे। अगर अनेक हल है तो क्या होगा, उनका भी समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर A1 A2 B1 B2 तो बराबर है लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं, उनका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है ना। और ऐसे समीकरणों को क्या बोला जाता है, असंगत समीकरण। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ऐसा क्वेश्चन हमें मतलब अभी तो मैंने समझा, लेकिन क्वेश्चन जब अपन को दे तो उसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि ये वाली बात तो मैटर करती है ना। यहाँ पे तो समझ लिया, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करते ना, कितना भी समझ लो, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, समझने के बाद में उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखते हैं ना आपको किसी भी क्लास में, कर लो सोल्व। एग्जाम बस में दिख रहे तो एग्जाम बस में कर लो, कहीं पे भी दिख रहे ना सोल्व कर लो। तो चलिए अब अपन करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, ग्राफ में इनको कैसे दर्शाना वो सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे हमारे एक एक विधियां, जो बीजगणित विधियां कहलाती है ना, जिनमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, उनको सीखेंगे। ठीक है। सब जगह 1/2 1/2 1/2, लेकिन लास्ट वाला माइनस का 1/2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे लेकिन ये इनके बराबर नहीं होगा। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली समांतर रेखाओं वाली। यहाँ पे दिख रहा नहीं था इसलिए मैंने आपको फिर से नीचे करके दिखाने का प्रयास करा है, इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो 1/2 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हम करते हैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि क्या पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, यानी कि हमें जो A1 A2 B1 B2 जो हमारे ना अनुपातों इनकी तुलना करनी है। जो जो दो समीकरण दिए ना उनमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ना, उन अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि उनका जब हल निकालेंगे तो एक हल होगा, या रेखाएं है ना वो संपाती होगी, समांतर होगी, या फिर प्रतिच्छेदी होगी। तो हमें पता कैसे निकालना है, हमें जो दो समीकरण दिए उनमें हमें तुलना करनी है A1 A2 की, B1 B2 C1 C2। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, तो एक 7x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 2 है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, A1 बटा A2 और B1 बटा B2। सबसे पहले तो इनकी तुलना कर लो। A1 A2 क्या है हमारा 5 और A2 क्या है 7 है, इसका क्या है 4 है माइनस का, और इसका है 6। अब इनकी तुलना करोगे, देखो ये कहीं से भी बराबर नहीं है। पहली बात तो ये प्लस का ये माइनस का है, और दूसरी बात ये 5/7 है, ये क्या होगा 2/3 बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल है। अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो हमें पता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होती है रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं का हल क्या होता है, एक हल होता है। और क्या होता है, उनका समीकरणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है, संगत समीकरण। हमें ये तीन बातें पता होनी चाहिए। हमें A1 A2 B1 B2 का कंपैरिजन करके हमें ये तीन बातों का पता लगाना है कि जो रेखाएं आएगी ना उनका जब निरूपण करते हैं ग्राफ में, तो क्या होगा, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी उनका एक ही हल होगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल होगा, और अगर एक भी हल मिल गया तो उनका युग्म क्या होगा, समीकरणों का संग।
ठीक है। दूसरी वाली क्या है एग्जाम्पल हमारा 9x + 3 है, तो a1 क्या है 9/18 डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर 3/6, फिर है 12/y। अब इनको सॉल्व करो, ये तो क्या होता है 2 और 1 इसका भी मतलब क्या है 1, इसका भी मतलब क्या है 1/2, और तीनों क्या आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इनके बराबर बराबर, इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, बराबर है। इसका मतलब होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या होगा इनका रेखाओं का हल क्या होगा, देखो हमें दिया गया है, याद कीजिए रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समपाती या समांतर है, तो हम क्या लिखेंगे समपाती रेखाएं समपाती है, और अगर रेखा समपाती है इसका मतलब अनेक क्या होगी, अनेक है, और तथा संगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाले में क्या है a1 a2 क्या है 6/2, जैसे b1 b2 क्या है माइनस का 3/a1 y का मतलब क्या होगा 1 लिखना, जहाँ पे कोई भी हमें अचर पद नहीं दिया y के गुना में वहां पे 1 ले लेना है। ठीक है, c1 c2 क्या 10/, अब इसको काट दो, ये देखो माइनस का है, यहाँ पे y माइनस का, जो भी एक आएगा वो भी माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कट हो गया, ये कट गया तो आ गया 3/1, ये भी है 3/1, तो ये है 10/2। a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, a1 a2 बराबर b1 b2 के, लेकिन c1 c2 इसके बराबर नहीं है। ऐसा होता है अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रेखाएं जो आएगी वो क्या होगी समांतर रेखाएं होगी, उनका कोई भी हल नहीं होगा, तो समीकरणों का युग्म में भी क्या होगा असंगत होगा, तो अपन क्या लिखेंगे समांतर रेखाएं। आप पूरा लिख सकते हो भाई a1 a2 बराबर b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2, इसलिए क्या होगा रेखाएं क्या होगी समांतर रेखाएं होगी, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और उनका समीकरण का युग्म क्या होगा असंगत समीकरण। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ तो लेते हैं टॉपिक को, लेकिन उन्हें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि हमें किस प्रकार से इसका आंसर देना है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस प्रकार से आंसर देख के आना, ठीक है ना। एक समीकरण दे दी जाए, छोटा क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2 समीकरण दे दी जाए या 3 दे दी जाए, कितनी भी दे दी जाए तो हमें इस प्रकार से उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हम समझते हैं कि हमारे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल कैसे निकालते हैं, तो उनका हल निकालने के लिए बहुत सारी विधियां, जैसे ग्राफ की विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। ग्राफ की विधि में हमें क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है जो भी हमारे समीकरण दी गई है ना, उनके पहले हमें क्या करना है, हमें चेक कर लेना है इसका जो रेखा आएगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी या समांतर आएगी, समपाती आएगी, उसके हिसाब से हमें क्या करना, जो भी हमारे चर है ना उसके दो दो हल निकाल लेने, उसको ग्राफ में दर्शा देना है। आगे बात प्रतिस्थापन की विलोपन विधि की बात अपन आगे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफ की विधि की। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, दो समीकरण दी गई है हमें, ये दोनों समीकरण क्या है एक चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जब भी हमें दो समीकरण दी जाए तो उनमें सबसे पहले क्या करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो हमें a1 a2 b1 b2 का कर लेना है। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो हमें पता है क्या होता है उस कंडीशन में है प्रतिच्छेदी, जो भी जब अपन ग्राफ में दर्शाएंगे ना तो जो रेखा आएगी वो प्रतिच्छेद करते हुए आएगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं उनका एक ही हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, हमें पता है कि भाई हम जब लिखते हैं तो x के गुणा में कोई नहीं है तो a कर देंगे, तो 1/2 यानी a1/a2 बराबर क्या है 1/2, इसे b1/b2 क्या है 3/-2। ठीक है, और c1 और c2 क्या है पहले ये लिख ताकि इजी रहेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया, तो 3/3 का मतलब क्या है -2। ठीक है ना, 3/3 में 3 का भाग लगाए तो एक बार, और अगर एक भी दोनों में से ऊपर नीचे कोई भी एक माइनस का तो माइनस का ही आता है। c1 c2 का मतलब क्या दोनों माइनस के तो माइनस माइनस ऊपर तक जाएगा, 6 एकम 6 6 12, ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन हमें सबसे पहले कंपैरिजन करना है a1 a2 b1 b2 की।
देखो a1 a2 है 1/2 और b1 b2 है माइनस का 1, इसका मतलब दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, ठीक है। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या लिख देना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमें ये तो पता चल जाएगा यहीं पे, और इनका हल भी क्या होगा, एक हल। उस समीकरणों का यूनिट क्या होगा, संगत समीकरण। ये बातें हमें क्या करेगी, जो समीकरण दिए ना उनका कंपैरिजन कर लेना a1 a2 b1 b2 का, और वहीं पे हमें लिख लेनी। इतनी बातें पता चल गई। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, जो भी हमारे समीकरण है ना उनसे क्या करना है, दो दो हल निकाल लेने हैं, x के लिए और y के लिए। पहले समीकरण के लिए जो हमारा चल रहा है ना x और y दोनों, उसके लिए दो दो हल निकालो। जैसे दूसरे समीकरण के लिए भी x और y दोनों के लिए दो दो हल निकालो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा, दिख जाएगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये इधर एक समीकरण के लिए बना रही हूँ मैं, इधर दूसरे वाले समीकरण के लिए। पहली वाली समीकरण के लिए बॉक्स बना लो, उसमें पहले एक्स वाई आ जाएगा, फिर इनमें दो दो मान आ जाएंगे, ये एक्स के लिए ये वाई के। ऐसे इधर सेकंड समीकरण के लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे ताकि हम बता रहे, यहाँ पे भी एक्स और वाई के लिए दो दो मान आ जाएंगे। दूसरे वाले समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। पहली वाले समीकरण क्या है, यहाँ पे मुश्किल से आएंगे लेकिन अपन लिख देते हैं 3y माइनस 6। कभी कभी क्या होता है, देखो जब अपन एग्जाम देते हैं तो कुछ ना कुछ अपन को जब फिर से पढ़ते हैं तो याद आता है ना, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो अपन छोटा सा लेके उसको दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वही काम मैंने किया। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह कम छोड़ी थी, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, लेकिन लिख तो दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए हल निकालते हैं। हल कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, x की जगह एक बार x की जगह कुछ भी रख देना है तो y का मान आ जाएगा, और एक बार y की जगह कुछ भी रख देना है तो x का मान आ जाएगा। अपन कुछ भी रख सकते हैं, जीरो से लेके प्लस की और माइनस की कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार x के लिए निकाले थे, एक बार y के लिए निकाले थे, तो हम एक बार रख देते हैं y बराबर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पहले समीकरण के लिए, ठीक है ना। इधर उसी के लिए करेंगे, y बराबर 0 रखते हैं, इस समीकरण में x प्लस y बराबर रखना है 0, तो यहाँ कर देगा 3 0 या माइनस 6 बराबर, ठीक है ना। अब देखो पहले 6 को उधर लेके जाओ, x प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, बराबर इधर ऑलरेडी 6 पहले से मान लो चला गया, तो x का वैल्यू क्या रहेगा 6। इसी प्रकार से तो y के लिए भी निकाल, अगर अपने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास में x बराबर क्या आ गया 6, जो भी आया वो लिख लो। ऐसे हमें क्या करना, एक बार x के लिए 0 रख देना, अगर मैं x के लिए 0 सॉरी x के लिए 0 रखूं, x बराबर 0, अगर मैं x बराबर 0 रखूं इसी समीकरण में, पहले वाली जो समीकरण है उसमें रखना है। इस हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 3y माइनस 6, x की जगह रख देना हमें 0 माइनस सॉरी प्लस 3y, और 6 को पहले से उधर लेके चले जाओ, प्लस का 6 हो गया। अब देखो क्या हो गया, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 3y आएगा, 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, यानी क्या हो जाएगा 2 के से भाग हो जाए तो 2 आ गया। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे सेकंड दूसरे वाले समीकरण है उसमें भी x और y के मान निकाल लो। x के लिए क्या है 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो हमारे समीकरण क्या है, पहले इसको ऐसे कर लो, 2x माइनस 3y बराबर प्लस का 12 आ जाएगा, क्योंकि हम एचर पर तो पहले से साइड में कर देते हैं, क्योंकि पहले हमें एचर पर तो ले जाना पड़ेगा। अब हमने x बराबर 0 रखा, 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12, तो 0 को संख्या से गुणा करते तो 0 आता है, तो ये क्या हो गया माइनस का 3y बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा माइनस का 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 चौके 12, वो भी इसका माइनस। अगर x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस का 4। जैसे अपन सेकंड बार फिर से एक और मान रख लेते हैं, इस बार अपन y बराबर 0 रख लेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे ना, इसमें ही रखना है, तो x है जैसा का जैसा माइनस 3 गुणा में आ जाएगा इसके 0 बराबर 12, 2x ये 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर क्या जाएगा 6, यानी कि इस बार 0 रखेंगे ना, y बराबर तो x बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। इतना काम हमें कर लेना है, यानी हमें क्या करना है, जो भी हमारे समीकरण है ना उसमें हमें x और y दोनों चर है ना, उनके लिए दो दो मान निकाले थे, एक बार x के बराबर कुछ भी रख दो,
मर्जी आप क्या कुछ भी रख सकते हो, ये नहीं कि मैंने जो रखा वही रखो। आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, माइनस का 1 रख सकते हो, माइनस का 2। अगर माइनस का 1 2 कुछ भी रखोगे तो अगर x के लिए रख रहे हो तो y के लिए मान आ जाएगा, y के लिए रख रहे हो तो x का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक चर का मान रख दिया दूसरे का अपन आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लिया तो यहाँ पे ये अचर पर इधर था तो इसको क्या करना, पहले से अपन को ले जाना ताकि हमारे इजी हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बना के उसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ के लिए तो ये जगह उसके लिए चाहिए। तो मैं इसको करती हूँ क्लीन, फिर अपन क्या करते हैं, इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको जो हमारे x के y के मान है ना उनको ग्राफ में दर्शाते हैं। बाकी पूरा मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन इनकी जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि इनकी बिना अपन ग्राफ नहीं बना सकते। जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता है ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। यहाँ पे x का प्लस का मान, यहाँ पे x का माइनस का मान, इधर ऊपर y का प्लस का मान तो नीचे y का माइनस का मान। कोई भी अनजान नहीं है, बीच में हमारा जीरो होता है, यानी इसको o से प्रतिशत के अंदर ये होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है ना, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, इतनी बातें सबको पता है। अब हमें देखना है सबसे पहले समीकरण ए के लिए, जहाँ पे क्या y में जो 0 है x का 6, यानी x का 6 इसका मतलब क्या पे आएगा, यहाँ पे y पे 0 का मतलब x अक्ष पे आ जाओगे ये पे। इसका मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, 0 और 6 यहाँ पे। यहाँ पे लिख देंगे x का तो क्या है 6 है और y का 0। जो x का है उसको पहले, y का उसको बाद। सेकेंड देखो क्या, x पे 0 और y पे 2। x पे 0 मतलब यहीं पे, y पे ऊपर देखना तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे x का तो क्या है 0 है, y पे क्या है 2। अब जो भी आगे ना इसको स्केल की मदद से एकदम मिला दो सीधा। मेरे पास में स्केल नहीं है, प्लस स्केल यहाँ काम भी नहीं करेगी, आपको स्केल से इसके साथ एकदम अच्छे से मिलाना है। मिलाओगे ना देखो आपको इस प्रकार से एक रेखा जाती हुई दिखेगी। ठीक है, से क्या नहीं जा रहा। ये आ गए हमारे समीकरण ए के लिए। इस प्रकार समीकरण दो के लिए हमारा अक्ष क्या है, अक्ष बराबर 0 है, y बराबर माइनस का 4। अक्ष बराबर 0 यानी हमें y अक्ष पे देखना है। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे माइनस का 4 मतलब y अक्ष पे नीचे की तरफ माइनस का 4 यहाँ पे है। देखो अपने इनको माइनस का नहीं दर्शाया, ये सब क्या है माइनस के, ये सब के सब माइनस, माइनस का 4 आएगा यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे, अक्ष बराबर तो है 0 और y बराबर है माइनस का 4। इसी प्रकार सेकंड क्या है, x बराबर तो है 6, y बराबर है 0। x बराबर 6 यानी ये पे आएगा, y बराबर 0 यानी x पे 0 आएगा, तो वो फिर से यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब यही आने वाला है। अब इसको मिला दो, फिर से इसका वही आया तो इसको से मिलाना तो पड़ेगा ना। इसको मिला दो, इसका मतलब इससे मिलाओ, इसका मतलब देखो हमारे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ। तो हमने क्या निकाला था स्टार्टिंग में कि जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता तो जो रेखाएं आएगी ग्राफ में वो क्या आएगी, प्रतिच्छेद करते हुए आ रही है ना, प्रतिच्छेद करते हुए। उनका केवल एक ही हल होता है। एक ही हल कौन सा होता है, जहाँ पे वो दोनों मिलती है। अब देखो कहाँ पे मिल रहे दोनों, इस बिंदु में, और यहाँ के निर्देशांक क्या है 6 और 0। ठीक है ना, तो अक्ष के लिए तो क्या हो जाएगा, अक्ष के लिए क्या हो जाएगा हल, जो अक्ष का मान है वही 6 और y के लिए हल क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आप सब लोग सीख गए होंगे कि हमें ग्राफ की विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 का कंपैरिजन कर लेना है, पता लगा लेना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों में सबसे पहले a1 a2 b1 b2 का ही कर लेना। फिर उसके बाद हमें देख लेना है कि जो रेखा आएगी वो प्रतिच्छेदी आएगी, समांतर आएगी या फिर समबाती आएगी। उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा एक हल होगा, अनेक होगा या फिर कैसा होगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारी समीकरण है ना उसमें हमें जो हमारे चर है ना x और y दो उनके लिए दो हल निकाले। हल निकालने के बाद में हमें उनको डब्बे में रख देना है हलों को। फिर उसके बाद हमें उसके ग्राफ में दर्शा देना है। x अक्ष पे जो मान आ रहा है, y अक्ष पे जो आ रहा है, जो अपन के चरों का जितना जितना मान आया है ना रखने पे, उसके हिसाब से आप दर्शा देना। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक ही बिंदु पे मिलेगी, एक ही बिंदु पे जिस बिंदु पे मिल रही है वो उसका हल हो जाएगा। x के लिए x का मान रख दो, y के लिए y का मान रख दो। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना,
तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, हमें x का y का जो भी आपकी मर्जी ना उतना मान रख सकते हो, लेकिन ध्यान से करिएगा। और ये आपस में मिलती हुई इस प्रकार से आएगी, जहाँ पे मिलेगी वही क्या हो जाएगा, उनका एक हल हो जाएगा, यानी एक अद्वितीय हल होता है। बाकी ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, एक ही जगह पे मिलती है, वो क्या है यहाँ पे 6 जीरो पे मिल रही है, इसलिए इसका हल भी क्या हो जाएगा, x के लिए 6 और y के लिए 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि की तरफ। अब देखिए हम हमारी समस्या प्रतिस्थापन विधि की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। जो हमारी ग्राफ की विधि थी वो थोड़ी बड़ी भी थी, थोड़ी टफ भी थी। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, पहले उसके लिए x y के लिए अलग अलग निर्देशांक निकालना था, फिर उसको ग्राफ में दर्शाना था, थोड़ा सा ज्यादा काम था। इसमें हमें डायरेक्ट क्या करना है, प्रतिस्थापन के नाम से हमें पता है, समझ में आ रहा है कि एक की जगह पे उसको स्थापित कर देना है, यानी हमें क्या करना है, एक कोई सा भी समीकरण लेना है, उसमें से हमें किसी भी चर का मान x या y किसी का भी एक का मान निकाल लेना है, उसको दूसरे समीकरण में उस चर के स्थान पे रख देना है, फिर उस समीकरण को सोल्व कर लेना है। फिर जो भी मान आता है x या y का, जिसके स्थान पे आपने रखना है, उसके हिसाब से x या y का मान आएगा, जो भी आएगा उसको फिर से एक समीकरण में रख के x का पहले आ गया तो y का आ जाएगा, y का पहले आया तो x का निकाल लेना, उसके हिसाब से निकाला। अब मैं जो बोली उसके हिसाब से शायद किसी को भी समझ में नहीं आया है, लेकिन मैंने क्या प्रतिस्थापन का अर्थ समझाया। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से अपन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो जैसे हमें दो समीकरण दिए हैं, 7x माइनस 15y बराबर 2 है, एक है x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, इनको नाम दे देते हैं, ये हमारा है समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब अपन ने इनको नाम दे दिया तो मैंने आपको क्या बोला, आपको किसी भी एक समीकरण लेना है और एक समीकरण में x या y किसी का भी एक का मान निकाल लेना है, और आपको समीकरण में वो देखना है जो हमारे क्या हो आसान तरीके से हमें x या y का मान दे दिया, यानी जो बट्टे में या पॉइंट पे नहीं आए मान। जैसे हमें दो समीकरण दिए 7x माइनस 15y बराबर 2, अगर आप इससे x या y का मान लेोगे तो देखो आपके बट्टे में आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इस 7x को इधर रखोगे 15y को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15y, इस गुना में x है तो इस x के सॉरी इधर भाग में आ जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा ना। तो देखना इसके बजाय अगर इसका मान लेते, मैं आपको दोनों का लेके तो 7x बराबर इधर 2 पहले से है लेके आ जाते हैं प्लस 15y हो जाएगा। अब x को इधर रखेंगे 2 प्लस 15y बटे 7, ठीक है। अब का मान आया ये वाला। अब इसी से अपन सेकंड समीकरण से देखते हैं, सेकंड में क्या है, x बराबर हो जाएगा 3 तो इधर है 2y तो लिया हो जाएगा माइनस का 2y। अब एक तो आप ये वाला मान x की जगह रखोगे एक, या फिर आप ये वाला मान रखोगे, तो कौन सा इजी होगा। तो अपन को खुद को एक क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि मुझे कौन सी समीकरण से x का या y का किसी का भी मान अगर आप निकालना चाहो, y का निकालना चाहो तो x वाले को उधर ले जाओ, किसी को भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, तो मर्जी आपकी है। अगर आप अभी x का निकाल रहे तो बाद में y का आ जाएगा, किसी का भी आ जाएगा, लेकिन हमें समीकरण को देख के ये भी दिमाग लगाना है कि मुझे x या y का मान कैसे निकालना है, कौन से समीकरण से मुझे x या y का मान निकालना है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा दिमाग लगा के करना, नहीं तो फंस जाओगे फिर एग्जाम में जब करोगे ना तो पट्टे में होता ना, तो जल्दी जल्दी में हर में क्या होता है लेसन ऐसे भी करना पड़ता है, फिर पट्टे में आता है तो उसमें गलती हो जाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान ले लेंगे, तो देखेंगे समीकरण थोड़ी 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकालकर समीकरण 1 में रखने पर जो भी अपन कर रहे हैं ना मन में नहीं रखना है, वो वहां पे लिख देना है कॉपी में। भाई अभी अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, उसको समीकरण 1 में रखना है, ये वाली बात तो मैंने बोला था ना। प्रतिस्थापन विधि में यही है, हमें क्या करना है, दो समीकरण दिए है ना, उसमें से किसी भी समीकरण में से x या y किसी भी चर का मान निकाल लेना है, और जिसमें से निकाला ना उस समीकरण में रख देना है, किसी में भी रख सकते हो, आसान लगे ना उसमें रखना, रख के आप एक x या y किसी का भी मान निकाल सकते हो।
अगर अपने यहाँ पे निकाल लिया अक्स का मान, सॉरी अक्स का मान निकाल लिया ना समीकरण 2 से, तो अपन क्या करेंगे, एक में रख देंगे। समीकरण 2 से निकला तो हम रख देंगे एक में। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे अक्स का मान, पहले तो हम मान निकालते, समीकरण 1 से मान निकालो, अक्स प्लस 2y बराबर क्या है 3। अक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस जो भी मान आया है अक्स का, तो हम रख देंगे समीकरण 2 में, 2 में समीकरण 2 से निकाला ना, तो एक समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब एक समीकरण क्या है हमारी 7x माइनस 15y बराबर, जहां जहां पे आपको अक्स दिख रहा है ना, वहां पे अक्स नहीं रखना, वहां पे क्या रख देना 3 माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अक्स दिख रहा है, तो मैं 7 के गुणा में रखूंगी 3 माइनस 2y, इधर माइनस 15y है, इधर 2। अब इसको सोल्व करो, भाई ये ब्रैकेट में है क्योंकि 10 सारा है ब्रैकेट में डाल दिया। अभी 7 को पूरे से गुणा कर दो, 7 3 21 माइनस 7 3 14y माइनस 15y बराबर, देखो 21 तो ये घंटे का हिस्सा, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 29, क्योंकि दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 29y बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये दो जो है ना, इसको क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं, उधर लेके जाएंगे तो उधर तो रखे 29y, दो इधर, सॉरी दो को नहीं 21 को, दो तो इधर है पहले से, 21 को लेके जाएंगे, 21 को लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 20। अब इसको कर लो, इधर करना पड़ेगा, नीचे शायद लिखेगा माइनस का 29y बराबर 21 में से 2 को घटाओ तो क्या आएगा 19 आएगा, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यूज पड़ा है, तो माइनस का 20। और y को इधर लेंगे, इसको बटे में हो जाएंगे, तो माइनस का 19 बटा माइनस का 29, माइनस से माइनस में कट जाएगा, लेकिन y का मान क्या आएगा 19 बटा 29। अब ये जो y का मान आया है ना, अब एक्चुअल में y का मान आ गया हमारे पास। अब इस y के मान को अपन को क्या करना है, या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो, लेकिन रखना भी उसमें जिससे अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसी मान को फिर से 1 में रखोगे तो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको समीकरण 2 में रखूंगी, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1, इसमें रखो y की जगह रखना हमें 19 बटा 29 की जगह, तो x प्लस 2 गुना में आ जाएगा 19 बटा 29 बराबर 3। अब इसको इधर सोल्व करो, x प्लस ये तो 58 हो जाएगा, 58 बटा 29 बराबर 3। अब देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 100 लेके चले जाओ, 3 तो वही माइनस हो जाएगा 58 बटा 29। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, क्योंकि लेस पड़ेगा, लेस डायरेक्ट गुणा कर देते अपन। अब बराबर क्या हो जाएगा, घटाओ मुझे दिया 87, 87 माइनस 58 बटे 29। अब बराबर हो जाएगा 7 से 4 5 9, 7 से 5 किया तो 2, 20 देखिए अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, उन्नीस को 38 होता है, अपन ने क्या ले लिया 58 ले लिया, उन्नीस को 38 ही होता है, 38 बटा 29 बराबर 3। अब इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38, यहाँ पे 87 माइनस 38, अब घटा दो, 17 में से 8 गया भी आएगा, 8 में 3 गया तो आ जाएगा, सॉरी 7 में से 3 गया तो आ जाएगा 4। अब हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर, वही यहाँ पे गलत भी हो रहा था, अपन ने क्या करा, इसको गुना ही गलत करिएगा, 30 को 2 से गुना करके तो 38 आएगा, 38 बटा हो जाएगा 29। अब इस 38 बटा 29 को लेकर जाएंगे उधर बराबर के उधर, तो 3 क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये बट्टे में एक ऐसे ही है, बट्टे में इसका मतलब हमें लेस लेना पड़ेगा,
प्लस से लेंगे तो आएगा 29, 29 को डायरेक्ट 3 से गुना कर देंगे तो आएगा 87, ये आ जाएगा 38, 87 में से 38 आएगा तो आएगा 49, 49 उल्टा हो जाएगा 29। तो हमारे पास में देखो अक्स का मान तो क्या आ गया यहाँ पे, अक्स बराबर क्या आ गया 49 बटा 29 और y बराबर क्या आ गया 19 बटा, ये हमारे चरों के मान आ जाएंगे अक्स और y। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि मुझे सबसे बेस्ट लगती है। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, एक समीकरण लेना है, उसमें किसी से भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको बता दिया कि आपको आसान तरीके देखना कि मेरे लिए कौन सा आसान रहेगा। अक्स या वाई किसी भी चर का मान निकाल लो, निकाल कर उसको दूसरे समीकरण में रख दो, फिर उसके बाद जो भी मान आता है उसको फिर से दूसरे समीकरण में रख के, अगर x का पहले आया तो y का बाद में आ जाएगा, y का पहले आया तो x का बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब आप सबको प्रतिस्थापन विधि सीखने में बड़ा ही मजा आया होगा। अब हम सीखते हैं विलोपन विधि। अब देखिए हम समझते हैं विलोपन विधि की। देखो नाम से पता चल रहा है विलोपन, यानी कि किसी को तो गायब करना है, किसी को लुप्त करना है, यानी दो चर दिए ना, उनमें से एक चर को हमें हटा देना है। हटा देना का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि आप वहां से हटा के कुछ साइड में रख, नहीं हटा सकते। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हटाना, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है विलोपन विधि। यानी हमें क्या करना है, जो भी दो समीकरण दिए ना, उसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई जो हमारे चर है ना, उनके साथ में गुणा में जो भी राशियां है ना, उनको देखना और हमें पता लगाना कि मैं समीकरण एक या दो को पहले एक का देख लेना है, फिर दूसरे में देखना है कि मैं इसको किससे गुणा करूंगी दोनों में सेम हो जाए, वो कट भी जाएगी। यानी एक प्लस का और एक माइनस का अगर सेम होगा तो कट जाएगा ना, उसके हिसाब से समीकरणों को बना लेना है। जो कट रहा है उसको एक काट देना है, बाकी जो बचता है उसके हिसाब से एक्स या वाई का मान निकाल लेना है। तो देखिए अपन कैसे निकालते हैं। अगर मान लो एक्स और वाई का मान आ जाता है जब, तो उसमें हल हो जाएगा। और अगर मान निकालना संभव नहीं तो उसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। जैसे मान लो हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 8 है, यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 7। सबसे पहले हमें समीकरणों को नाम दे देना है, ये हमारी एक समीकरण, ये हमारी दूसरी। अब देखो इसमें आ रहा है 2x प्लस 3y बराबर 8, इसमें आ रहा है 4x प्लस 6y बराबर 7। अब मैं क्या बोलती हूँ, मैं इस अक्ष के मान को बराबर कर लेती हूँ। इसमें देखो 4 है, मैं इसको भी 4 बना सकती हूँ ना, क्योंकि मैं इस 2 को 2 से गुणा करती हूँ तो 4 हो जाता है। या फिर यहाँ पे 6 यहाँ पे रीजन, तो मैं इसको भी 6 बना सकती हूँ ना। आप अक्ष का फायदा किसी का भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगी, इस अक्ष के मान को बराबर करेंगे। अक्ष के मान को बराबर करने का मतलब क्या है, मैं इसको 2 से गुणा करूँ जब ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, तो यही करना है। अब मैं इसको 2 से इसको गुणा करूंगी तो ये तो नहीं कि मैं इसको गुणा कर दूंगी, मुझे पूरे समीकरण को गुणा करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण एक क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 8 है। इसको क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से किया तो 4 हो जाएगा, 2 को 3 से किया तो 6y हो जाएगा, तो 2 को 8 से किया तो 16 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारे समीकरण नंबर, नया समीकरण बन गया 3, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 7, ये हमारा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण आया है 3, इसमें से 2 को हटा देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हटाने पर। तो देखिए हमारे पास में क्या है, 3 4x प्लस 6y बराबर है 16। इधर भी क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 7। घटाना है, इसका मतलब हमें चीज चेंज करना पड़ेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखो ये प्लस माइनस ये कट, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी। इधर क्या बचा, 16 में से 7 निकाला तो आया। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक्स वाई कोई भी चर बच रहा ही नहीं, तो अपन किसका मान निकालेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं।
कोई हल इससे नहीं, क्योंकि देखो अगर अपन इसको इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस का, अब हमें जो नीचे वाले जो हमारे समीकरण है ना, इसमें जो हमारे पद है ना, उनके जो पहले से चिन्ह है ना उसको ध्यान में रखकर अगर घटा रहे हो तो हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस चिन्ह चेंज कर देना है, कहने का मतलब यहाँ पे सब जगह प्लस है, इसलिए सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला 4x माइनस का कट हो गया। ये 6y प्लस का, ये 6y माइनस का, ये भी कट हो गया। 16 में से 7 घटाएंगे तो आएगा। इसका मतलब भी हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे चर जो है ना x y दोनों पूरी तरीके से कैंसिल हो गए। और इसी को अपन जब अपन प्रश्नावली करेंगे ना क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, इसी विधि से हमें यहाँ पे क्या होता, अभी एक तो कट हो जाता, कैंसिल हो जाता, x या y हो सके, अपन ने x को बराबर करा तो x वाला कट हो जाता, बचता y का। तो यहाँ पे y का कुछ मान आता, y का कुछ मान आता तो क्या होता, यहाँ पे y का मान लो 2y आ जाता, 2y होता। यहाँ पे एक काम करो, अपन यहाँ पे चेंज कर लेते, यहाँ पे 8y है, ओके। यहाँ पे आपने कर लिया 8y, यहाँ पे 8y है, ये 8y हो गया माइनस का, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक काम करो, अब एक बार तो आपको पता चल गया कि कोई हल नहीं है। अब मैं आपको इसमें चेंज करके बता दूं, 4x यहाँ पे है 8y, ये हो गया 8y, तो ये हो गया माइनस का 8y, 8y में से 6y को रहेगी तो आएगा माइनस का 2y, इधर बराबर में है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटा माइनस का 2, यानी माइनस 9 बटा। अब हमें क्या करना है, y का जो भी मान है उसको समीकरण 1 या फिर इसमें भी आप रख सकते हो, उसमें रख के मान निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण, अभी अपन किसको चेंज करा था, हम इसमें रख देते हैं, 2 में रख, y का मान क्या है, माइनस 2 बटा, तो 4x प्लस 8, यहाँ पे माइनस 2 बटा बराबर में है 7, तो 4x बराबर क्या होता है, 4x प्लस 2 से कट गया 4 बार 9 चौके 36, यानी माइनस का 36 बराबर हो गया 7। 4x ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 36 बराबर 7, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 36, 4x बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 44 क्या 43, तेरा करें ना तेरा क्या है, यानी कि अब बराबर क्या हो जाएगा, 43 बटा 4, यही क्या हो जाएगा हमारा। यानी इसमें जो अभी क्वेश्चन दिया था ना, एग्जांपल का मैंने क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या था, हमारे ये दोनों ही चर कट हो रहे थे, इसका मतलब कोई भी हल नहीं रहेगा, और मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे 6y की जगह 8y होता तो हमारे केवल ये x वाला कैंसिल होएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2y, इसलिए y का मान आ जाएगा माइनस का 2 बटा 2। इस y के मान को अपन को क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में फिर से रख के x का मान निकाल लेना है, तो हमने x का मान निकाल लिया 43 बटे 4। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, हल निकालना। तो आई होप आप सब लोग समझ गए हैं मैं विलोपन विधि से हल कैसे निकालूं।